स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बात की थी हाइड्रोजन एटम की अम्लीय प्रकृति। हाइड्रोजन एटम की अम्लीय प्रकृति में अपन ने एक एग्जाम्पल देख लिया था। उसी तरीके से अपन और भी एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें अपन एक दूसरे के सापेक्ष अम्लीय प्रकृति का, हाइड्रोजन एटम की अम्लीय प्रकृति को चेक करेंगे। जैसे मैं सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें हाइड्रोजन एटम की एक दूसरे के सापेक्ष अपन अम्लीय प्रकृति की बात करेंगे। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें अगर अपन बात करें कि अम्लीय प्रकृति का क्रम बताओ, अपने से अगर ये पूछ ले कि अम्लीय प्रकृति का इसमें क्रम क्या होगा, एसिडिक नेचर का क्रम और या उसका ऑर्डर क्या होगा। अम्लीय प्रकृति चेक करनी है। अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ, यहाँ से सबसे पहले बात आनी चाहिए कि क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये अपने कंपाउंड दिए हैं, पूछा क्या है, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक H+ रिमूव होगा, H+ का त्याग। इस कंपाउंड्स, तीनों कंपाउंड्स में H+ का त्याग होगा। H+ का त्याग का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया, ये सेकंड कंपाउंड हो गया, ये थर्ड कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो अपन बात करेंगे यहाँ से H+ जाने, जो H+ जाएगा, अब ये जो कंपाउंड है अपनी अम्लीय प्रकृति यहाँ से शो करेगा, इस H, यहाँ से H+ निकलेगा -H+। इसी तरीके से ये कंपाउंड है, ये अपनी अम्लीय प्रकृति यहाँ से शो करेगा, इस H से, यहाँ से H+ रिमूव होगा, -H+। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो कंपाउंड है अपनी अम्लीय प्रकृति यहाँ से शो करेगा, तो यहाँ से भी क्या चला जाएगा, -H+। तो मैंने कल बात की थी कि अम्लीय प्रकृति का मतलब H+ क्या, त्याग। H+ त्यागने के बाद में जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार। अगर इस संयुग्मी क्षार का स्टेबिलिटी या उसका स्थायित्व है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इस कंपाउंड्स या किसी कंपाउंड्स की अम्लीय प्रकृति भी ज्यादा होगी। तो अम्लीय प्रकृति किस बात पे डिपेंड करती है, जो H+ त्यागने के बाद में जो कॉन्जुगेट बेस बना है उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। तो इनके बाद अगर मैं H+ त्यागने के बाद इनसे जो बनने वाले जो कॉन्जुगेट बेस है उनकी बात कर लेता हूँ। फर्स्ट कंपाउंड में अगर ये H+ दे देगा तो यहाँ पे कंपाउंड जो अपना कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या होगा, CH2-। इसी तरीके से यहाँ पे बेंजीन माइनस, इसी तरीके से यहाँ पे ये क्या बन गए, कॉन्जुगेट बेस। इन तीनों कॉन्जुगेट बेस में जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उस कॉन्जुगेट बेस या उस कंपाउंड्स की अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा होगी। इन तीनों में अगर मैं बात करूं कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, तो मैं कहूंगा कि ये जो कंपाउंड, ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस, ज्यादा अनुनाद है, ज्यादा अनुनाद, रेजोनेंस की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है। ज्यादा अनुनाद ज्यादा कैसे है इसकी मैं बात करता हूँ। ये जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। जब ये रेजोनेंस में
पार्टिसिपेट करेगा इस रिंग के, इन तीनों रिंग के साथ रेजोनेंस शो करेगा ये। तो रेजोनेंस की अगर मैं एक रिंग के साथ अगर पहले बात करूं तो इस नेगेटिव ने इसके साथ रेजोनेंस दिया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बेंजीन रिंग में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस तरीके से सापेक्ष जो रेजोनेंस चलेगा पर रिंग। यहाँ पे रिंग कितनी है? तीन, तीनों के साथ रेजोनेंस की जो टेंडेंसी है यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। इसी तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस दो रिंग के साथ होगा, इस रिंग और इस रिंग के साथ। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली यहाँ पे रेजोनेंस कम है और यहाँ पे रेजोनेंस सबसे कम है। कंपेरेटिवली बात करें अपन, अनुनाद यहाँ पे कम है। अगर यहाँ पे रेजोनेंस की बात करूं तो इस नेगेटिव, ये जो नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। इस तरीके से कंपैरेटिवली रेजोनेंस की बात है। ये इसी तरीके से इस रिंग के साथ रेजोनेंस देगा। अगर इस रिंग की बात करूं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, और इस तरीके से रेजोनेंस कंप्लीट होगा। तो अपन ने बात की कि कॉन्जुगेट बेस का मतलब जिसका स्थायित्व तो सबसे ज्यादा होगा उसकी अम्लीय प्रकृति भी ज्यादा होगी। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करूं तो जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा, जो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा रेजोनेंस देगा वो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो कॉन्जुगेट बेस जिसमें ज्यादा स्टेबल बनेगा उस कंपाउंड्स की जो अम्लीय प्रकृति है वो भी सबसे ज्यादा होगी। तो अपना जो अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि सबसे ज्यादा किसकी है? थर्ड कंपाउंड की अम्लीय प्रकृति। इस थर्ड कंपाउंड की अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंड की, उसके बाद फर्स्ट की। ये अपना अम्लीय प्रकृति एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, ये तो थी कि किस तरीके से अपन ने एक दूसरे के सापेक्ष हाइड्रोजन एटम की जो अम्लीय प्रकृति थी वो अपन ने देख ली। अब अपन बात करेंगे कि जो हाइड्राइड्स हैं, जो हाइड्राइड्स भी कौन से? जो पी ब्लॉक्स हैं, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स के अम्लीय प्रकृति का किस तरीके से पता करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो पी ब्लॉक्स हैं, पी ब्लॉक्स के हाइड्राइड्स, तो अपना अब टॉपिक क्या रहेगा? पी ब्लॉक जो आवर्त सारणी है उसमें कौन सा है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक्स के जो हाइड्राइड्स हैं उनकी अपन रिलेटिव अम्लीय प्रकृति की बातें करेंगे। पी ब्लॉक्स के हाइड्राइड्स, जो पी ब्लॉक हैं उनके हाइड्राइड्स इस तरीके से अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करेंगे। हम उनकी बातें वन बाय वन करेंगे। तो पी ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो पी ब्लॉक के कौन कौन से वो ग्रुप हैं जिसमें अपन अम्लीय प्रकृति की बात करेंगे। तो पी ब्लॉक में एक तो 14वां ग्रुप, एक 15वां ग्रुप, एक 16वां ग्रुप, एक 17वां ग्रुप। इन चारों ग्रुप्स की अपन रिलेटिवली बात करेंगे कि किसकी अम्लीय प्रकृति, इनके हाइड्राइड्स की किसकी ज्यादा होती है अम्लीय प्रकृति और किसकी कम होती है। तो 14वां, 15वां, 16वां और 17वां इन चारों ग्रुप्स की अगर बात करूं तो 14वें ग्रुप में अगर मैं पहले एटम्स की बात करूं, एटम 14वें वर्ग में जो एटम होता है वो कौन सा होता है? पहले कार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। ये अपने एटम हो गए। ये कौन सा वर्ग है? ये 14th, ये 15th, 16th, 17th, ये वर्ग हो गए जो अपन पी ब्लॉक में पढ़ते हैं। 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग और 17वां वर्ग। इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम हो गए। इसी तरीके से ये तो क्या हो गए? एक आवर्त में हो गए। ये अपन क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो ये एटम्स हो गए। अब अपन वर्ग की बात करते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस तरीके से यहाँ पे एटम आएंगे। अगर मैं बात करूं वर्ग में पीरियोडिक टेबल में अगर यहाँ पे कार्बन के नीचे कौन सा आता है? सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद टिन। ठीक है। अगर इसके बाद मैं बात करूं नाइट्रोजन की, अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के नीचे कौन सा एटम आता है? फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद
एंटीमनी। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाए, ऑक्सीजन के नीचे कौन सा एटम आता है? सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम। अगर फ्लोरीन के नीचे मैं बात करूं एटम्स की, तो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो ये अपने बात की 14, 15, 16 एंड 17 ग्रुप की, किसमें किस तरीके से एटम आते हैं ये अपन ने बात कर ली। अब अपन बात कर रहे थे पी ब्लॉक्स के हाइड्रेट्स, इनकी अम्लीय प्रकृति की। इनके हाइड्रेट्स किस तरीके से होंगे? मैं बात करूं इस 14वें वर्ग के हाइड्रेट्स की, तो हाइड्रेट्स का मतलब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पे ये हाइड्रेट्स अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। इसी तरीके से GH4 SnH4। इसी तरीके से नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, जिसके कारण ये हाइड्रेट के साथ जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ेगा, AsH3 AsBH3। इसी तरीके है ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 2। वैलेंसी मतलब क्या हुआ? संयोजकता। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, जिसके कारण इसके हाइड्रेट्स या हाइड्रोजन की जुड़ने वाली संख्या कितनी होगी? 2। H2Se H2Te। इसी तरीके से मैं बात करूं 17वें वर्ग जिसमें हैलोजेंस आते हैं, हैलोजेंस की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो ये इसमें जो हाइड्रेट्स बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे? हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 1। तो ये अपन ने बात की कि जो 14वें, 15वें और 16वें और 17वें ग्रुप्स में जिसमें जो एटम्स हैं उनके हाइड्रेट्स कौन कौन से होंगे। अब इनमें बात करेंगे अपन अम्लीय प्रकृति की, कि इनमें अम्लीय प्रकृति का क्या होगा। अम्लीय प्रकृति घटेगी बढ़ेगी, किस तरीके से इसमें चेंजेस या वेरिएशन देखने को मिलेगा, उसकी हम बातें करेंगे। अम्लीय प्रकृति इन हाइड्रेट्स में किस तरीके से वेरिएशन देखी जाएगी उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक बात बोली जाती है कि वर्ग, इसमें जो आवर्त है, आवर्त एक तो होता है आवर्त, एक होता है वर्ग। ये आवर्त सारणी में होते हैं, एक तो वर्ग एक और आवर्त। अगर आवर्त में मैं कहूं कि ये जो आवर्त है इसको आवर्त बोलते हैं, क्योंकि अपन आवर्त में कहां से कहां चलते हैं? बाएं से दाएं चलते हैं। और वर्ग में कहां से कहां चलते हैं? ऊपर से नीचे चलते हैं। तो आवर्त सारणी का ये रूल है कि जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो ये जो मैंने जो रेड बॉक्स में मैंने जो दिखाए हैं CH4 अमोनिया H2O HF, ये जो हाइड्राइड्स हैं, अगर मैं बात करूं कि लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट ही तो है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इनकी अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। मैंने क्या कहा कि जब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इन हाइड्राइड्स की इनकी अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर मैं वर्ग की बात करूं कि वर्ग में क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पर या ऊपर से नीचे जाने पर, ये जो है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो मैंने बात की वर्ग की, वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है? एसिडिक नेचर बढ़ती है, अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो मैंने बात की कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर भी अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर भी अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूं कॉमन स्टेटमेंट हो गया, वर्ग हो या आवर्त, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम अगर बात करूं तो हाइड्राइड्स की अम्लीय प्रकृति दोनों ही कंडीशन में बढ़ेगी। अब अगर मैं बात करूं ये क्यों हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में अम्लीय प्रकृति क्यों बढ़ रही है, ऐसा क्या हुआ कि अम्लीय प्रकृति बढ़ गई। तो ये जो बोली जाती है अम्लीय प्रकृति बढ़ने का जो कारण है, यहाँ पे जो अम्लीय प्रकृति बढ़ी है, इस अगर मैं बात करूं इस आवर्त में लेफ्ट टू राइट,
इस आवर्त में लेफ्ट टू राइट, ये जो लेफ्ट टू राइट अपन जा रहे हैं हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूं मैं, जो ये रेड बॉक्स में है इसकी बात कर रहा हूं। ये अम्लीय प्रकृति क्यों बढ़ी, तो इसका कारण बताया जाता है विद्युत ऋणता से। इसके लिए जो फैक्टर जो जिम्मेदार होगा वो क्या होगी, विद्युत ऋणता। अगर मैं बात करूं, अगर लेफ्ट टू राइट अगर अम्लीय प्रकृति में बढ़ोतरी हुई है तो उसका कारण क्या है, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता में जो चेंजेस आए उसके कारण अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं वर्ग की, वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर अगर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है तो यहाँ पे जो कारण बताया जाता है वो बताया जाता है साइज का, आकार बढ़ने के कारण, साइज या आकार। यहाँ पे बताया जाता है कि जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय प्रकृति क्यों बढ़ती है, आकार के कारण। ये किस तरीके से बढ़ती है, आकार का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है और विद्युत ऋणता का यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं आवर्त में। जब आवर्त में अगर लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय प्रकृति को विद्युत ऋणता किस तरीके से इफेक्ट करती है, इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आवर्त में बात कर रहा हूं कि अम्लीय प्रकृति किस तरीके से बढ़ी, विद्युत ऋणता ने उसे किस तरीके से बढ़ा दिया। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट। ये अपना ऑर्डर क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट। अपन ने क्या बोला कि अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, बढ़ेगी। इसका कारण क्या बोला अपन ने, अम्लीय प्रकृति बढ़ने का कारण क्या था, यहाँ पे विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता या ईएन। विद्युत ऋणता के कारण लेफ्ट टू राइट जाने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी इसकी मैं बात करता हूं। मैंने अपने एक बात बोली थी कि जब भी अम्लीय प्रकृति की चर्चा होगी, अम्लीय प्रकृति की जब भी बात होगी तो अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ, H प्लस का त्याग, H प्लस का त्याग। अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ, H प्लस का त्याग। जो अपने को हाइड्राइड्स दिए गए हैं उसमें से सबसे पहले अम्लीय प्रकृति की बात करेंगे तो उसमें से क्या जाएगा, H प्लस से बाहर निकल जाएगा। अगर इसके हाइड्राइड्स की बात करूं तो यहाँ से भी क्या होगा, H प्लस बाहर निकलेगा। H2 में बात करूं तो यहाँ से भी H प्लस बाहर निकलेगा। इसी तरीके से HF में बात करूं, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने का मतलब इनका क्या हुआ, ये जो हाइड्राइड्स हैं इनकी अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे जो H प्लस रिमूव करना। H प्लस रिमूव करने के बाद ये क्या बनाएंगे, किसी एसिड में, ये क्या है एसिड। एसिड क्या होते हैं, ये हाइड्राइड्स जितने भी हैं ये क्या होते हैं, एसिड। एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस देने की टेंडेंसी रखते हो। किसी एसिड में जब H प्लस निकलने से तो क्या बनेगा, उसके बाद बेस बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इसमें भी कॉन्जुगेट बेस, इसमें भी। तो मैं बात कर रहा हूं तो किसी एसिड में H प्लस निकलने से क्या बनता है, संयुग्मी क्षार। इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे जब CH4 में एक H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव। इसी तरीके से अमोनिया में से जब H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH2 माइनस। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं H2O, अगर यहाँ से एक H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH माइनस। HF में से H पॉजिटिव निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, F माइनस। अपने एक स्टेटमेंट बोला कि हाइड्राइड्स में जब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है। अम्लीय प्रकृति बढ़ने का मतलब क्या हुआ, इस HF की इन हाइड्राइड्स के कंपैरेटिवली इस HF की अम्लीय प्रकृति एसिडिक नेचर है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है।
क्योंकि मैंने क्या कहा, लेफ्ट टू राइट जाने पर अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा होती है, तो लेफ्ट टू राइट इधर से इधर जाने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। तो इस HF हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो अम्लीय प्रकृति है, एसिडिक नेचर है, वो सबसे ज्यादा होगी। अब इनमें कंपैरेटिवली बात करते हैं कि अम्लीय प्रकृति को अपन एक दूसरे के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेट बेस, ये जो कॉन्जुगेट बेस, ये जो कॉन्जुगेट बेस, ये जो कॉन्जुगेट बेस, इन कॉन्जुगेट बेस की अपन कंपैरेटिवली बात करेंगे कि जो कॉन्जुगेट बेस, जो संयुग्मी क्षार है जिसकी स्थायित्व है, अगर मैं हाइड्राइड्स की अम्लीय प्रकृति की बात करूं तो कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व पे डिपेंड करेगा। अगर किसी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इसमें से किसी भी कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उस हाइड्राइड की अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैंने क्या कहा कि अम्लीय प्रकृति बढ़ने का यहाँ पे कारण क्या बताया था मैंने, विद्युत ऋणता। इन पे कॉन्जुगेट बेस पे विद्युत ऋणता का प्रभाव किस तरीके से होगा, तो मैं बात करता हूं जब आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार में क्या आती है, कमी, आकार में कमी आती है। आकार में कमी आने से विद्युत ऋणता क्या होती है, विद्युत ऋणता, आकार में कमी आने से विद्युत ऋणता बढ़ेगी। अपन आवर्त में बात कर रहे हैं कि जब आवर्त में अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार में कमी होती है और विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो मैं अगर इसमें बात करूं, ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या है, आवर्त में चल रहे हैं अपन, ये क्या है, आवर्त। तो आवर्त में अगर मैं बात करूं तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या बताया मैंने, आकार में कमी आती है, आकार में कमी आ रही है और विद्युत ऋणता बढ़ेगी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, EN बढ़ेगी, EN बढ़ेगी, विद्युत ऋणता बढ़ेगी। तो मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, किसी एटम्स या एलिमेंट की, जब किसी एटम या एलिमेंट की विद्युत ऋणता बढ़ती है तो उस पे टेंडेंसी किसकी हो जाती है, नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, विद्युत ऋणता बढ़ने से टेंडेंसी बढ़ गई, टेंडेंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, बढ़ गई। मैंने क्या कहा कि विद्युत ऋणता बढ़ने से किसी एलिमेंट की विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी उस एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज रखने की। तो इन कॉन्जुगेट बेस में अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि विद्युत ऋणता बढ़ने से किसी एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी है नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी वो बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी सभी नेगेटिव्स में किसकी होगी, F- की, क्योंकि यहाँ पे विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो इसके कारण पहले से नेगेटिव चार्ज है, इसकी टेंडेंसी नेगेटिव चार्ज रखने की और बढ़ गई, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैंने बात की इन कंपैरेटिवली सभी कॉन्जुगेट बेस या सभी नेगेटिव्स में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस F-, उसके बाद OH-, उसके बाद NH2- और सबसे कम स्टेबल होगा CH3-। तो अपन ने बात की कि जो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, जो कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उस हाइड्राइड की क्या होगी, अम्लीय प्रकृति भी सबसे ज्यादा होगी। तो अपन ने ये देखा कि अम्लीय प्रकृति लेफ्ट टू राइट जाने पर सबसे ज्यादा अगर बढ़ती है, विद्युत ऋणता के कारण बढ़ी, तो सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति यहाँ पे किसकी होगी, HF की, और सबसे कम किसकी होगी, CH4 की। अब अपन बात करते हैं रिलेटिवली, अपन अगर इसको चेक करें, रिलेटिवली एक दूसरे के सापेक्ष अगर अपन चेक करें तो ये तो अपनी बात हो गई अम्लीय प्रकृति की। लेफ्ट टू राइट आवर्त में अपन ने बात की कि किस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाने पर अम्लीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन इसको जिम्मेदार ठहराता है। विद्युत ऋणता के कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय प्रकृति क्या हुई, बढ़ गई। अब अपन बात करते हैं वर्ग में किसके कारण अम्लीय प्रकृति पर क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, उसकी बातें करेंगे। उससे पहले
अपन वर्ग में जाने से पहले मैं अपन बात करता हूं अम्ल और क्षार की। अपने को बेसिक रिक्वायरमेंट जरूरत होगी यहाँ पे अम्ल और क्षार। तो अपन जनरली क्या बोलते हैं, अम्ल क्या होता है, अम्ल और क्षार अपने को जो वर्ग में अब आगे बढ़ेंगे अम्लीय प्रकृति उसमें अपने को काम आएगा, इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूं। अम्ल और क्षार, अम्ल का मतलब क्या हुआ, जो H+ देता है। अम्ल का मतलब क्या हुआ, जो H+ दे। क्षार का मतलब क्या हुआ, जो H+ ग्रहण करे, जो H+ ग्रहण करे। अब अगर मैं बात करूं अम्ल, ये तो अम्ल और क्षार की सिंपल डेफिनेशन होगी कि जो H+ देता हो वो क्या कहलाता है, अम्ल। जो H+ ग्रहण करे वो क्षार कहलाता है। अब बात आती है कि H+, अगर ये H+ इजीली देता है या हार्डली देगा, तो इजीली मतलब क्या हुआ, जो आसानी से H+ दे, आसानी से, और यहाँ पे अगर ये जो अम्ल है आसानी से H+ दे दे तो उसको अपन कौन सा अम्ल बोलते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल। अगर ये अम्ल H+ आसानी से नहीं दे या मुश्किल से दे, मुश्किल से दे, अगर ये H+ आसानी से नहीं दे या मुश्किल से दे तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। तो मैंने बात की अम्ल की, अम्ल क्या होते हैं, जो H+ देते हो। अगर अब बात आती है H+ या तो आसानी से देंगे या मुश्किल से देंगे, आसानी से देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये मुश्किल से H+ देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब वीक एसिड। इसी तरीके से अगर मैं क्षार की बात करूं, क्षार का मतलब क्या हुआ, जो H+ ग्रहण करे, H+ ग्रहण करें। अगर ये आसानी से ग्रहण करेंगे, आसानी से, अगर ये आसानी से ग्रहण करें तो इसको क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये मुश्किल से H+ ग्रहण करें, मुश्किल से, अगर ये मुश्किल से H+ ग्रहण करें मतलब आसानी से H+ ग्रहण नहीं करें तो उसको क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार का मतलब क्या हुआ, वीक बेस। तो ये अपन ने बात की अम्ल और क्षार, प्रबल कौन से होते हैं और दुर्बल कौन से होते हैं। तो इनकी अपने को जरूरत पड़ेगी अभी, जो अपन पढ़ेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस तरीके से अम्लीय प्रकृति प्रभावित होती है, उसमें क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, वो अपन इससे, ये अपने मैंने जनरल अपने को ये बता दिया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा वीक होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है। अब अपन बात करते हैं कि वर्ग में क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो अपन ने आवर्त में लेफ्ट टू राइट तो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं वर्ग में। वर्ग में अम्लीय प्रकृति किस तरीके से, हाइड्राइड्स की जो अम्लीय प्रकृति है, हाइड्राइड्स की अम्लीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कॉमन एग्जांपल, जैसे वर्ग में मैंने क्या बताया था, जो अगर मैं बात करूं 17वें वर्ग की, 17th वर्ग, 17वें वर्ग में कौन आते हैं, हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इनके हाइड्राइड्स की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो हाइड्राइड्स में क्या, हाइड्रोजन इसके साथ 1 जुड़ेगा। ये वर्ग हो गया। तो वर्ग में जब मैं बात करूं टॉप टू बॉटम, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर मैंने क्या बोला, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। अम्लीय प्रकृति क्या होगी, बढ़ेगी। इसका कारण मैंने क्या बताया कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं अम्लीय प्रकृति किसके कारण बढ़ती है, आकार या साइज के कारण, आकार या साइज के कारण।
साइज के कारण अम्लीय प्रकृति वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। किस तरीके से बढ़ती है इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर ये एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैं बात करूं HF, HCl, HBr, HI। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन जो हाइड्राइड्स हैं, जो हैलोजन के जो हाइड्राइड्स हैं, इनकी अपन बात करते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है। तो सबसे पहले अपन बात करें हाइड्राइड्स की अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ? जनरली अपन अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या लेते हैं? H+ का त्याग, जिसमें H+ से इजीली रिमूव हो जाता है, -H+, -H+। अब अगर बात आती है तो हो गई अम्लीय प्रकृति की बात कि अम्ल वो होते हैं जो H+ देते हैं, ये सभी अम्ल हैं। अब H+ अम्लीय प्रकृति अपने किस तरीके से शो की इसमें H+ देके। अब बात आती है कौन सा तो H+ इजीली देगा और कौन सा H+ इजीली ग्रहण करेगा। तो इसमें से अगर मैं रिलेटिवली बात करूं HF, HCl, HBr और HI, इनमें से कौन सा स्टेबल होगा? स्टेबल का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात करूं वर्ग में जब अपन क्या करते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे, तो क्या होता है? आकार बढ़ता है। अपन ये देख रहे हैं कि अम्लीय प्रकृति बढ़ती है तो आकार किस तरीके से इसको प्रभावित करता है? आकार क्या होता है? बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण अगर मैं बात करूं इसमें कॉमन एटम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अपने को बातें नहीं करनी, तो इसका डिफरेंट एटम क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनकी मैं बात करूं तो अपन वर्ग में मैंने क्या कहा? ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा आकार किसका होगा? I का। I का आकार बढ़ने से अगर मैं बात करूं इसका आकार बढ़ गया, आकार बढ़ने का कारण क्या हुआ? आकार बढ़ने के कारण क्या हुआ देखना ध्यान से, इसकी स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो I है इस एटम्स की ये जो न्यूक्लियस है, इस एटम का न्यूक्लियस, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हुए? इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूं आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने से ये जो नाभिक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आकर्षण लग रहा था, प्रभावी आकर्षण जो था वो क्या हो गया? अब कम हो गया। आकर्षण कम होने से यहाँ पे जो आकर्षण, आकार बढ़ने से, इसकी रेडियस बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आकर्षण था वो क्या हो गया? कम हो गया। आकर्षण कम होने से इन दोनों के बीच आकर्षण कम लगने से एक दूसरे से दूर चले जाना, इसकी किस बात को प्रभावित करता है? यहाँ पे इसके स्थायित्व को बताता है। स्थायित्व का मतलब आकर्षण कम हो गया। जब प्लस और इलेक्ट्रॉन्स, नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर मैं बात करूं आकर्षण कम हो गया तो एक दूसरे से दूर दूर चले गए, तो इसको ब्रेक करना, इस बॉन्ड को ब्रेक करना बिल्कुल इजीली हो जाता है। इस बॉन्ड को बिल्कुल इजीली अपन ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं स्थायित्व की बात करूं तो HI का जो स्थायित्व है, ये जो HI है, आकार बढ़ने के कारण इसका स्थायित्व में आकर्षण में कमी हो जाती है। आकर्षण में कमी होने से यहाँ पे स्थायित्व भी क्या हो जाता है? कम। स्थायित्व में भी कमी आ जाती है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। अगर स्थायित्व कम हो गया तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी? ज्यादा होगी। क्रियाशीलता यहाँ पे बढ़ गई। क्रियाशीलता बढ़ने का मतलब क्या हो गया? इसका स्थायित्व कम हो गया। स्थायित्व कम होने का कारण क्या है? इन नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच इसके जो आकार बढ़ने के कारण इन दोनों के बीच प्रभावी आकर्षण कम हो गया। आकर्षण कम हो गया तो इसकी क्रियाशीलता भी बढ़ गई। क्रियाशीलता बढ़ने के कारण ये जो HI बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक होगा। ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ से H+ इजीली रिमूव होगा। H+ इजीली रिमूव होगा। अपने बात की कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा होती है, तो HI की अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा होगी। अम्लीय प्रकृति यहाँ पे किसकी ज्यादा होगी? HI की।
क्यों होगी ये मैंने कारण यहाँ पे बता दिया। अम्लीय प्रकृति यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी क्योंकि HI क्या है, इसका स्थायित्व कम है और क्रियाशीलता ज्यादा है। अम्लीय प्रकृति ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, H+ को आसानी से दे देगा। H+ को आसानी से देने वाला मैंने क्या बताया था, जब भी कोई अम्ल H+ आसानी से दे देगा उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये अपना HI है, HI क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। इससे जब H+ निकलेगा तो क्या बनेगा, I-, इसमें अगर H+ निकलेगा तो क्या बनेगा, Br-, इसमें से H+ निकलेगा तो क्या बनेगा, Cl-, इसमें से H+ निकलेगा तो क्या बनेगा, F-। तो अपन ने बात की कंपैरेटिवली कि HI की अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा है, ये इजीली H+ दे देगा और क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। किसी एसिड में से H+ जाने से क्या बनते हैं, कॉन्जुगेट। ये सभी कॉन्जुगेट बेस हैं और ये क्या है, एसिड जो H+ देंगे, ये सभी एसिड हैं। अब मैं बात करता हूं जो H+ इजीली देगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने बात की अम्लीय प्रकृति ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा जो इसकी अम्लीय प्रकृति होगी वो क्या होगा, इजीली H+ रिमूव करेगा। तो HF कंपैरेटिवली अगर HI और HF की बात करूं तो कंपैरेटिवली ये क्या करेगा, यहां से H+ इजीली रिमूव नहीं करेगा। ये बॉन्ड क्या है, HF बॉन्ड इसके कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसकी साइज कम है और आकर्षण क्या है, ज्यादा है। तो HF की बात करूं तो ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा, ये इसकी जो स्थायित्व है इसका ज्यादा है। स्थायित्व ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। HF बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इजीली ब्रेक नहीं होगा। इजीली ब्रेक नहीं होगा तो H+ इजीली रिमूव नहीं करेगा। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। क्रियाशीलता कम होने के कारण H+ इजीली रिमूव नहीं करेगा। तो एक ऐसा अम्ल जो अपना H+ इजीली रिमूव बड़ी मुश्किल से H+ रिमूव कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो ऐसा अम्ल जो H+ इजीली रिमूव नहीं करेगा उसको क्या बोलते हैं अपन, दुर्बल अम्ल। कंपैरेटिवली बात की है मैंने HI और HF की, तो इसको क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। मतलब क्या हो गया, ये वीक एसिड है। अब अपन बात करते हैं, अब एक कॉमन स्टेटमेंट बताता हूं मैं अम्ल और क्षार का। किसी अम्ल में से अगर H+ निकल जाए, किसी अम्ल में से अगर H+ निकल जाए तो बनने वाली स्पीशी क्या होगी, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार। अगर कोई क्षार है वो अगर H+ ग्रहण कर ले, अगर कोई क्षार H+ ग्रहण कर ले तो क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। तो किसी अम्ल का H+ निकलने से उसका संयुग्मी क्षार बनता है और किसी क्षार H+ ग्रहण करके उसका संयुग्मी अम्ल बनता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अगर मैं बात करूं, अगर ये अम्ल, ये जो अम्ल मैंने बात की, किसी अम्ल का H+ देने से संयुग्मी क्षार बनेगा। अगर ये अम्ल प्रबल है, अम्ल क्या है, प्रबल। अम्ल अगर प्रबल है तो संयुग्मी क्षार क्या होगा, दुर्बल, दुर्बल। अगर इसी तरीके से मैं यहां पे बात करूं, अगर ये अम्ल क्या है, दुर्बल है, दुर्बल है तो इससे बनने वाला जो संयुग्मी क्षार है वो क्या होगा, प्रबल होगा। अगर ये दुर्बल है तो ये प्रबल होगा, ये प्रबल है तो ये दुर्बल होगा। इसी तरीके से अगर मैं क्षार की बात करूं, अगर ये प्रबल है तो ये संयुग्मी अम्ल क्या होगा, दुर्बल। अगर ये क्षार दुर्बल है तो ये जो संयुग्मी अम्ल है ये क्या होगा, प्रबल होगा। तो ये अपने बात की कि जो प्रबल अम्ल है ये यहाँ पे काम आ रही है। जो प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल का मतलब क्या होगा, ये अगर अम्ल प्रबल है जिसने H+ त्याग दिया तो ये जो बनने वाला संयुग्मी क्षार है तो ये अगर प्रबल है तो ये क्या होगा, दुर्बल होगा। तो ये I- क्या है यहाँ पे, दुर्बल कॉन्जुगेट बेस, दुर्बल है। दुर्बल कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या हुआ, दुर्बल कॉन्जुगेट बेस वो होता है जो आसानी से H+ ग्रहण नहीं करेगा।
H+ आसानी से ग्रहण नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ, इसकी जो स्टेबिलिटी है यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ये जो I- इस आयनिक फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहेगी, ये आसानी से H+ ग्रहण नहीं करेगा, तभी तो ये दुर्बल संयुग्मी क्षार है। तो इसकी स्टेबिलिटी भी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। स्टेबिलिटी बढ़ने से किसी कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा है तो उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ने से उस एसिड की अम्लीय प्रकृति भी सबसे ज्यादा होती है। तो अपन ने यही बोला था कि हाइड्राइड्स जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइड्स की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। किस कारण बढ़ती है, आकार के कारण, वो मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो ये हुई हाइड्राइड्स की अम्लीय प्रकृति की चर्चा। अपन ने देखा किस तरीके से हाइड्राइड्स की आवर्त और वर्ग में अम्लीय प्रकृति में वेरिएशन आता है। तो ये अपनी बात हो गई हाइड्राइड्स की, जिसमें विद्युत ऋणता और आकार के कारण आवर्त में बाएं से दाएं और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपन ने देखा कि अम्लीय प्रकृति दोनों ही कंडीशन में बढ़ रही है। तो अपन ने हाइड्राइड्स में अम्लीय प्रकृति की बात कर ली। अब मैंने अभी तक जो पढ़ाया है आप उसको बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, अपने जो नेक्स्ट लेक्चर में अपना टॉपिक होगा वो होगा कुछ कंपाउंड्स की अम्लीय प्रकृति। इसी तरीके से अपन अम्लीय प्रकृति की चर्चा करेंगे, जिसमें अपने अम्लीय प्रकृति में कुछ कंपाउंड्स की अम्लीय प्रकृति उसकी पीएच के आधार पर उस तरीके से कुछ एग्जांपल्स एक दूसरे के सापेक्ष एग्जांपल देखेंगे। तो अपन आप लोग जितना पढ़ा रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करिएगा। जो बेसिक है अम्लीय प्रकृति के लिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, तभी आगे की चीजें समझ में आएगी।